की लाश पुलिस वालों को बरामद होती है और लाश बरामद होने के बाद वो उसको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद उस शव को, उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और घर वाले उसका पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के 13 दिन बाद उस शख्स की तिरहुई का आयोजन किया गया था, जिसको भी घर वाले अपने पूरे विधि विधान से संपन्न कराते हैं और 14वें दिन एक शोक सभा का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें उस शख्स के परिचित अपनी अपनी सांत्वना देने के लिए उसके घर आए हुए थे कि तभी अचानक उस भीड़ में एक शख्स की एंट्री होती है और वो देखता है कि सामने एक फोटो रखी हुई है जिसमें फूल माला चढ़े हुए हैं। लोग चुपचाप बैठे सांत्वना दे रहे थे कि तभी उसमें से बैठे एक शख्स की नजर उस आए हुए आदमी पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद वो कहता है, क्या तुम गिरधारी हो? वो कहता है, हाँ मैं गिरधारी हूँ। वो जैसे ही ये कहता है कि मैं गिरधारी हूँ, वहां पर भगदड़ मच जाती है। लोग कहने लगते हैं कि ये तो भूत आ गया। दरअसल वो कोई और शख्स नहीं बल्कि वही शख्स था जिसकी शोक सभा का आयोजन किया गया था, वही अपनी उस सभा में आया हुआ था। अब जैसे लोगों को ये पता चला कि ये कोई भूत नहीं गिरधारी ही है, वैसे तुरंत इसकी सूचना फिर से पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पे आने के बाद फिर से उस शख्स को अपने हिरासत में ले लेती है, जिसकी हत्या के जुर्म में 7 लोगों के ऊपर छानबीन हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का जिला लगता है गाजियाबाद और इसी का एक थाना लगता है कौशाम्बी। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वैशाली सेक्टर 5 का कल्पना अपार्टमेंट है। तारीख थी 13 मई 2026। इसी अपार्टमेंट की रहने वाली एक नैना, जिसके पति के दोनों हाथ बेकार थे, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खुद ही बीड़ा उठाती है। इसके लिए नैना ने एक ठेले का निर्माण करवाया और उस ठेले पर वो अंडे बेचने का काम कर रही थी। 13 मई 2026 को वो अपने अंडे उबालने के लिए शाम के करीब 5 बजे पानी गर्म कर रही थी कि इसी बीच इसी अपार्टमेंट का रहने वाला गिरधारी नैना के ठेले के पास आता है और खौलते हुए पानी का भगोना उठा करके नैना के ऊपर उड़ेल देता है। अब नैना बुरी तरह से झुलस जाती है। उसके बाद गिरधारी उसको मारने के लिए भी दौड़ता है कि तभी नैना वहां से भागकर पास में ही एक ऑटोमोबाइल की शॉप होती वहां पर पहुंचती है। उस ऑटोमोबाइल शॉप पर 3 शख्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शैलेश वर्मा, एक होता है धर्मेंद्र वर्मा और तीसरा शख्स होता है सुनील। ये तीनों जब नैना को अपनी दुकान पर भागते हुए आते हैं और उससे जला हुआ पाते हैं कि और देखते हैं कि गिरधारी उसका पीछा कर रहा था, कि तभी वे गिरधारी को रोकते हैं। कहते हैं, गिरधारी बस करो, अगर अब तुमने नैना के ऊपर जरा भी कोई हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। उस समय वो किसी तरीके से नैना को बचा लेते हैं। उसके बाद गिरधारी वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन यानी कि 14 मई 2026 को शैलेश अपनी ऑटोमोबाइल की दुकान का शटर खोल ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से गिरधारी आता है और जिसके हाथ में एक हथौड़ी होती है। उसने झुके हुए शैलेश के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया। शैलेश वहीं पर जख्मी होकर के गिर जाता है और गिरधारी वहां से भाग जाता है। लोग आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद शैलेश के सिर पे 7 टांके लगते हैं। उसके बाद वे सभी वैशाली थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को गिरधारी की इन हरकतों को बताते हैं और कहते हैं, आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल इसने नैना के ऊपर पानी उड़ेल दिया था, आज इसने शैलेश के ऊपर हथौड़ी से वार कर दिया। पुलिस वालों ने उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो कहते हैं, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है, इसमें छानबीन की जाएगी। अब धीरे धीरे 3 दिनों का वक्त बीत जाता है। गिरधारी के ऊपर जब कोई एक्शन नहीं होता है तो वे सोसाइटी के लोग फिर से एक बार पुलिस थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार आपको गिरधारी को गिरफ्तार करना ही होगा। वो पुलिस पर दबाव डालने लगते, कहते हैं कि अगर आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब पुलिस वालों ने जब दबाव बढ़ता हुआ देखा तब वो गिरधारी के ऊपर कुछ मामूली धाराओं में FIR दर्ज करते हैं, जैसे शांति भंग और भी छोटी मोटी धाराओं में। उसके बाद गिरधारी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर देते हैं। गिरधारी को डासना जेल में दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद लेकिन 3 दिन बाद ही गिरधारी को उस जेल से रिहाई करने का आदेश भी मिल जाता है। अब गिरधारी को 21 मई 2026 को जेल से बाहर निकलना था,
जिसके लिए उसके घर वाले जेल के गेट पर जाते हैं उसको लाने के लिए, लेकिन गिरधारी उन्हें वहां पर नहीं मिलता। उसके बाद वो सोचते हैं हो सकता है वो जेल से निकलने के बाद किसी जान पहचान या मेहमान के यहाँ चला गया होगा, इसलिए वो जो है वहां से घर वाले वापस आ जाते हैं और उसकी खोजबीन में लग जाते हैं। लेकिन पूरी 21 तारीख बीत जाती है, 22 तारीख भी बीत जाती है, लेकिन गिरधारी का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद वो भी उस जेल भी जाते हैं। जेल में पता चलता है कि वो तो उसी दिन ही यहाँ से निकल गया था। अब घर वाले गिरधारी की अपने स्तर पर 2 से 3 दिन तक लगातार खोज करते हैं, लेकिन जब उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है तो उसके बाद वे फिर से पुलिस थाने जाते हैं और उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वालों ने इधर गिरधारी की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन जारी कर दी और साथ ही साथ इसकी सूचना जिले के और भी थानों में जो है सर्कुलेट कर दी गई कि इस कदकाठी और नाम का कोई शख्स अगर कहीं पर मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। साथ ही घर वालों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जिससे उसका कहीं कोई पता चल सके। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इसी गाजियाबाद ऐसा सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इसी गाजियाबाद में एक झील में एक लाश पुलिस को उतराती हुई मिली। अब चूंकि इधर गिरधारी की गुमशुदगी पहले से दर्ज थी, ये लाश बरामद होती है 13 जून 2026 को। पुलिस वालों ने इसकी सूचना गिरधारी के परिवार वालों को भी दी कि एक लाश हमें इस झील में मिली है, क्या आकर के आप शिनाख्त कर सकते हैं। उसके बाद उसके घर वाले रोते बिलखते मॉर्चरी पहुंचते हैं। मॉर्चरी में उस लाश को देखने के बाद वो पहचान कर लेते हैं कि ये तो लाश गिरधारी की है। उसके बाद पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं और पोस्टमार्टम करवाने के बाद साथ ही साथ और उसके घर वाले उसकी लाश की पहचान गिरधारी के रूप में कर लेते हैं। और साथ ही साथ घर वालों ने शैलेश, धर्मेंद्र और सुनील, नैना सहित 7 लोगों के खिलाफ गिरधारी की हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन इधर जब पीएम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस लाश को किसी ने किसी भी प्रकार का कोई हाथापाई नहीं की, ना उस पे किसी प्रकार कोई मारपीट के निशान थे। मौत का कारण सिर्फ एक था, वो भी था पानी में डूबने का। पुलिस चूंकि उतना कुछ उसमें हत्या का ज्यादा लक्षण प्रतीत नहीं होता, इसलिए उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन अपने स्तर पर छानबीन कर रही होती है कि तभी इसी बीच 13 दिन बाद गिरधारी की 13वीं का भी आयोजन किया गया। और 14वें दिन जब शोक सभा चल रही थी कि इसी बीच गिरधारी भी अपने घर में अपनी ही शोक सभा में वापस आ जाता है, जिसको देखने के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। लोग भूत भूत कर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब ये पूरे तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये गिरधारी है, फिर इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर के फिर गिरधारी को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करती कि आखिर तुम इतने दिन थे तो कहाँ थे। तब वो कहता है जब वो जेल में था तो उससे का दिमाग ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, और जैसे वो बाहर निकलता है तो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण वो चला जाता है एक डेरावासी आश्रम में और वहीं 38 दिन वहीं बिताता है। जब उसका दिमाग कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद वो अपने घर वापस आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोग उसे मरा हुआ समझकर उसका ही अंतिम संस्कार कर देंगे और उसका पैरवी भी कर देंगे। अब पुलिस ने चूंकि उसकी जब पूरी बात सुनी, उसके बाद उसकी छानबीन की तो पता चला है सच में वो उस आश्रम में गया था, वहीं पर रुका हुआ था। लेकिन अब इधर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये बना था कि आखिर जो लाश उन्होंने बरामद की और उस लाश को बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवा करके उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया, तो वो आखिर किसकी थी। इसके लिए जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उस लाश का बिस्तर सुरक्षित किया गया था। अब पुलिस आगे छानबीन में लगी है कि क्या कोई और भी ऐसा शख्स था जिसकी गुमशुदगी या गुमशुदा हुआ हो, उसकी तलाश में जुटी है। अगर कोई ऐसा शख्स सामने आता है तो उसका डीएनए मैच करवा करके उसको पुलिस अब अपने स्तर पर उसका कंफर्मेशन करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना। जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।